गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों कल जो है हमने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया था, है ना। अब उसमें एक और हम एडिशनल जो है कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट होगा कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो है दोस्तों, है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस के लिए यह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस, चलो इसको सबसे पहले देख लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस एक अच्छा खासा आप हेडिंग डालिए। ये आपके बोर्ड में भी टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है बट है, और मुझे लगता है बोर्ड्स में ऐसे छोटे मोटे जो अलग अलग टॉपिक्स रहते हैं इनके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं ये बोर्ड वाले, इनको और कुछ सूझता भी नहीं। ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करने जा रहे हैं, साइक्लिक प्रोसेस को अभी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली ये क्या है। साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो जहां से स्टार्ट हुई वो वहीं पर घूमकर आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अरे लाइट की जो रिफ्लेक्शन आती है ना यहाँ पे, ये थोड़ा सा मतलब है इरिटेटिंग तो है। हम ऐसा कर देते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ढक देते हैं। ढक रहा है क्या? ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस होती है जो कि घूम कर उसी जगह पे अगर कोई चीज़ वापस आ जाए तो हम उसको कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। समथिंग लाइक योर डेली रूटीन बिफोर द लॉकडाउन, कि आप सुबह उठते थे, आप क्लास आते थे, है ना, दिन भर क्लास करते थे, घर जाते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, फिर सुबह उठेंगे, फिर वही प्रोसीजर रिपीट होगी, फिर दूसरे दिन भी वही प्रोसीजर रिपीट होगी। तो दिस इज टू बी साइक्लिक प्रोसेस, है ना, जो प्रोसीजर खुद को रिपीट कर रही है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ऐसे प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। या फिर घूम के अगर पूरी प्रोसेस उसी जगह पे आ जाए तो हम उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इन वर्ड्स अगर सिर्फ शब्दों में बात करी जाए तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, ए साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट्स, ये आप सारे नोट्स ना लिख लीजिएगा, ऑफ a series of changes which return the system back to its initial state, है ना। साइक्लिक प्रोसेस क्या कंसिस्ट करती है, ऐसे कुछ चेंजेस होते जा रहे हैं, पहला एक चेंज हुआ, दूसरा एक हुआ, तीसरा एक हुआ, और कुछ चेंज के बाद हमें पता चला कि सिस्टम वहीं पे अपने इनिशियल स्टेज पे वापस आ गई। उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। तो हम अगर वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस निकालने की कोशिश करें तो इसको पहले तो समझ के चलिए कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान के चलो कि एक कोई ऐसे वॉल्यूम और एक ऐसी प्रेशर वाली कोई प्रोसेस है, जो सबसे पहले ऐसा समझो कि यह आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ, फिर यह आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। अब क्या हुआ, ये ऐसे 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 4 चेंजेस के बाद, आफ्टर 4 चेंजेस वो फिर से ए मतलब इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये देखो ये वाला क्या था, आइसोथर्मल आइसो एक्सपेंशन। क्या होता है, उसका कर्व थोड़ा छोटा होता है ना, और एडियाबैटिक का बहुत शार्प होता है, तो वॉल्यूम बढ़ने वाला, ये जो हो ये क्या होगा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो फिर से एक्सपांड होगी गैस बट शार्प कर्व के साथ हुई। हमने देखा था ना, स्लोप जो है वो आइसोथर्मल का कम होता है, एडियाबैटिक का ज़्यादा। फिर यहाँ से यहाँ जो है ये हम बोलेंगे कि ये जो है ये आपका आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है। आइसोथर्मल है तो उसका स्लोप कम रहेगा, कंप्रेशन है तो देखो वॉल्यूम जो है वो कम हो गया यहाँ से यहाँ पर, है ना, ए से बी, बी से सी से डी में जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, और डी से ए में एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, है ना। ये जो है ये होगा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दोस्तों ये आपको निकालना नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है जो मैंने वर्ड्स में लिखा है और छोड़ देना है फिलहाल। ठीक है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए कि जैसे ये सीरीज ऑफ चेंजेस हुए, है ना, 4 चेंजेस हुए और चौथे चेंज के बाद हमें पता चला भाई हम तो उसी जगह पे आ गए हैं,
जहां से निकले थे, ए से निकले थे, ए पर ही दोबारा पहुंच चुके हैं, रिटर्न हम आ चुके हैं। इसका मतलब ये प्रोसीजर साइक्लिक हुई। साइक्लिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चेंजेस। यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ एग्जांपल में, कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, सीरीज ऑफ चेंजेस हुए which return the system back to its initial state, जो कि इस पूरे सिस्टम को अपने फिर से पुराने जगह पे, पुराने स्टेट में लेकर आ गया है, उसको हमने दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस कहा है। ये एग्जाम्पल है, ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा था। तो अब आप इसमें एक सब हेडिंग दे सकते हो साइक्लिक प्रोसेस में, और वो है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। फ्रेंड्स, कैसे करोगे? एकदम आसानी से हम इसको क्या करते हैं कि एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और इस ग्राफ के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। मान के चलते हैं कि ये आपका वॉल्यूम एक्सिस हुआ और ये आपका प्रेशर एक्सिस हुआ। इनिशियली जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट है जब इसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 था, ठीक है ना। और फिर कुछ देर बाद हमने बहुत सारे चेंजेस किए प्रेशर और वॉल्यूम में, और वो जो है बी इस या ए इस पोजीशन से बी इस पोजीशन पे पहुंच गया, है ना। तो ऐसे पहुंचा है वो, ऐसे तरीके से। और फिर हमने कुछ और चेंजेस किए, है ना। ये जो पैथ है AEB पैथ बोलेंगे, कि ऐसे ये ए से लेके बी तक पहुंचा, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है दोस्तों, क्योंकि देखिए वॉल्यूम बढ़ा है। और फिर कुछ देर बाद एक कॉम्प्रेशन हुआ, जो कि इस तरीके से हुआ। कॉम्प्रेशन का जो पैथ है, F ले लेते हैं, BFA। एक्सपेंशन हुआ AEB, देखो वॉल्यूम बढ़ा और फिर वॉल्यूम कम हुआ तो BFA। ऐसे दो प्रोसेस हुई इस केस में। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो इनिशियल स्टेज थी हमारी प्रोसेस, थोड़ी देर बाद कुछ सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद, दो चेंजेस के बाद दोबारा ए पे आ गई, तो ये क्या हो गई दोस्तों? साइक्लिक प्रोसेस हो गई, ठीक है। अब इसको अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, लेट ए विच इज हैविंग प्रेशर एंड वॉल्यूम P1 V1 represents initial state of gas, it is subjected to series of changes। इसमें कुछ हमने चेंजेस दिए, सीरीज ऑफ चेंजेस, है ना, such that it acquires a state B having P2 V2 प्रेशर एंड वॉल्यूम। मतलब पहले इनिशियली ये A पे था, P1 V1 वॉल्यूम और प्रेशर था, हमने कुछ चेंजेस उसमें प्रेशर और वॉल्यूम पे किए, तो गैस ने जो है ये B वाली स्टेट एक्वायर कर ली। और B वाले स्टेट पे जो है ना दोस्तों, इसका जो प्रेशर है वो P2 होगा और वॉल्यूम जो है वो V2 होगा। ऐसा हमने समझ लिया। और इसके लिए उसने कौन सा पैथ यूज किया? वाया पैथ AEB। ये AEB वाले पैथ के थ्रू ये जो है ये यहां से यहां गया, AEB पैथ के थ्रू गया, यहां से यहां, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होगा अगले स्टेज में? तो वर्क डन जो होगा गैस का वो कितना होगा? फ्रॉम गोइंग A to B, देयरफॉर हम बोलेंगे वर्क डन बाय गैस फ्रॉम गोइंग A to B कितना होगा? तो हमें पता है कि जो वर्क डन कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द कर्व से। तो ये AEB वाला जो एरिया अंडर कर्व है ना, ये इतना है ना, ये हम निकाल लेते हैं। तो वर्क डन AEB विल बी एरिया अंडर कर्व, कौन सा? तो ये वॉल्यूम V2 है, ये वॉल्यूम V1 है। AEB V2 V1A, ये हम बोलेंगे AEB, देखो AEB V2 देन V1 और फिर एक बार A, है ना, V2 V1A। ये हो गया आपका एरिया
है ना। इसको आप वर्क डन बाय AEB लिख दीजिए, AEB, है ना। अब हम क्या करेंगे कि सिस्टम को और एक बार ऐसे ही कुछ चेंजेस देंगे कि वो फिर से एक बार वापस आ जाए कहाँ पर, A स्टेज पर, है ना। अब हम बोलेंगे नाउ गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस so that it, यार ये दिख भी रहा था ना आपको, ओए होए, अरे यार ऐसा है वो दोस्तों, एक सेकेंड, अगर अभी आपको दिख रहा हो तो हमने क्या किया, मैं दोबारा समझा देता हूँ। इनिशियली गैस A पोजीशन पे था जब इसका प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 था, फिर हमने कुछ प्रोसीजर की और वो इस AEB वाले पैथ से B वाले पोजीशन पे पहुंचा, P2 और V2 पे कुछ प्रेशर और वॉल्यूम में चेंजेस किए जिस वजह से वो यहाँ पर पहुंचा दोस्तों। और फिर अब हमको वर्क डन निकालना है A से B आते वक्त, इस वाले पैथ से आते वक्त का वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है हमने पहले ही देखा, इट इज ए एरिया अंडर द कर्व। तो इनिशियली जो है ये वाला जो है पूरा का पूरा ये वाला जो है AEB V2 V1 और A, ये वाला जो पूरा एरिया जाएगा दैट विल बी द वर्क डन। तो वर्क डन बाय गैस फ्रॉम गोइंग A to B, वर्क डन AEB एरिया अंडर कर्व AEB V2 V1 A। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए। अब हम देखते हैं कि अब हम वापस जा रहे हैं। नाउ गैस इज सब्जेक्टेड टू चेंजेस सो दैट इट return the system at state A by the path, और तब कौन सा पैथ चूज करेगा, BFA। ठीक है, तो हमारा इसमें अभी हमने देखा था 2 मिनट पहले कि ये है आपका BFA। तो इसमें जब अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा BFA V1 V2, है ना, BFA V1 V2, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर वर्क डन इन going from B to A via F is work done BFA is equal to, ये हो जाएगा BFA V1 V2 एरिया, है ना। तो दोस्तों ये जो है अब आपको ध्यान में आएगा कि ये नेगेटिव एरिया होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव एरिया। तो हम इसको बोलेंगे माइनस नेगेटिव, क्योंकि ये देखिए कैसे, क्यों यहाँ से जब यहाँ जा रहे थे तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ क्योंकि गैस जो है वो कॉम्प्रेस हुई थी, एक्सपेंड हुई थी। देखो वॉल्यूम V1 पहले कम है और फिर वॉल्यूम बढ़ गया, तो जब एक्सपेंशन होता है गैस का दोस्तों तो वर्क डन पॉजिटिव होता है ना, ये हमने देखा है फॉर साइन कन्वेंशन में। अब क्योंकि गैस एक्सपांड हुई थी तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया ये वाला। पर जब यहाँ से B से A जाएगा तो गैस जो है वो कॉम्प्रेस हो रही है, और अगर गैस कॉम्प्रेस होती है तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि वो वर्क डन निगेटिव होता है। कॉम्प्रेशन ऑफ द गैस का वर्क डन क्या होता है दोस्तों, निगेटिव होता है। देयरफॉर वर्क डन जो है टोटल जो है वो क्या होगा, तो ये होगा एरिया पॉजिटिव वाला वर्क डन AEB V2 V1 माइनस एरिया BFA V1 V2। तो दोस्तों हमारी जो डायग्राम थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके समझाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप A से B आए थे, AEB इस वाले पैथ से, और फिर B से A चले गए थे BFA वाले पैथ से। तो जब ये वाला एरिया, देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपने रेड में जो है वो आपका पॉजिटिव वर्क डन हुआ, जो रेड वाला है दिखा रहा हूँ, रेड वाला जो है ये पॉजिटिव हो गया दोस्तों, पॉजिटिव वर्क डन।
और अब जो मैं ब्लू में शेडिंग कर रहा हूँ वो होगा आपका निगेटिव वर्क डन, मतलब वापस आने वाले का, वापस आते वक्त का, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ये वाला। तो बच्चों ये जो बच गया ना, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, दिस मच इज द एक्चुअल टोटल एरिया रिमेनिंग। क्योंकि इतने बड़े में से मैं यहाँ पे अगर स्टेज वाइज दिखाऊं तो देखिए ए से बी गया, ये आपका पहला वाला वर्क डन हुआ, इतना एरिया ए ई बी वाला। और दूसरी बार जो है दोस्तों, ये यहां से यहां गया, बी से ए, तो इतना वाला एरिया। और इस वजह से इन दोनों के बीच में जो फंसेगा वो एरिया ही सिर्फ वर्क डन को दिखा पाएगा, इतना वाला एरिया। ये आपको दोबारा ड्रॉ नहीं करना है, वो एक ही डायग्राम काफी है ना। आप ये 4 बार ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या हुआ। ये इतना पहले वर्क डन, फिर इतना, तो इसमें से इस वाले वर्क डन एरिया में से, है ना, इस वाले एरिया में से अगर ये वाला आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये जो दोनों के बीच में जो फंस गया वो एरिया बचेगा, है कि नहीं। तो हमने कहा देयरफॉर वर्क डन जो है टोटल वाला, वर्क डन टोटल जो है वो बचेगा दोस्तों एरिया ए ई बी एफ ए। साइक्लिक है, फिर से वापस वहीं आ रहा है, और वर्क डन पर साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, है ना। इसलिए हम लिखते हैं कि हर साइकिल में जो वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इन वन साइकिल इज न्यूमेरिकली equal to area enclosed in the curve, in the cyclic curve बोल दो आप, ऐसा भी चलेगा, है कि नहीं। तो आपको ये अगर ध्यान में आ गया है तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये अगर आपका ऐसा यहाँ से यहाँ आपका ये कॉम्प्रेशन हुआ ए ई बी, फिर आपने B से A साइक्लिक प्रोसेस होने की वजह से आपने कहा कि फिर इट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज, द एरिया अंडर दिस कर्व, जो इसके अंदर फंस गया, दैट इज द टोटल वर्क डन टोटल, है ना। चाहो तो आप ये डायग्राम एक बार दोबारा ये लिखने के बाद निकाल सकते हो। ये 3 डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको ये समझाया था। इसके बाद आप ये वर्क डन टोटल लिख दीजिए, और ऐसा भी आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, है ना। अब इस साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कुछ और माइन्यूट डिटेल्स हमें देखनी है कि नहीं। तो चलो थोड़ा सा इसकी कुछ डिटेलिंग और हम कर लेते हैं फ्रेंड्स। आपको दिख रहा है। इसके बाद हम आगे ले जाते हैं। अरे कट तो नहीं गया पुराना वाला स्क्रीन में, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी हो गया था। देखिए वर्क डन टोटल जो है वो ये 3 डायग्राम सबको नहीं निकालनी है। एक साइकिल में कितना ये होगा, वर्क डन इन वन साइकिल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया इंक्लोज्ड इन द कर्व। कितना एरिया, तो ए ई बी यहाँ से यहाँ गया, बी एफ ए यहाँ से यहाँ आया, तो दोनों के बीच में जो एरिया कर्व में जो आ गया, दैट विल बी द टोटल वर्क डन। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक करें, बहुत आसान चीज़ है, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इजी चीज़ होगी दोस्तों, बस इसमें ध्यान दीजिएगा। साइक्लिक प्रोसेस में, है ना, कि जब भी हम ये जो डायग्राम है साइक्लिक प्रोसेस का, देखिए ये जो हमारा डायग्राम है दोस्तों साइक्लिक प्रोसेस का, यहाँ से हम पहले क्या किए थे, यहाँ से यहाँ गए थे, ए पोजीशन से ई रास्ता पकड़ते हुए बी इस पोजीशन पे गए, ठीक है। तो और फिर बी से हम वापस ए की तरफ आए, बी से फिर हमने ये कॉम्प्रेशन, ये ए से जब निकले तो एक्सपांशन था, बी पर पहुंचे, बी से हमने कॉम्प्रेशन स्टार्ट किया, एफ का रास्ता पकड़ते हुए हम दोबारा ए पर आ गए दोस्तों।
तो ये जो है ना, ये क्लॉकवाइज प्रोसेस हो गई। क्लॉकवाइज देखो, आप साइकिल कैसे ले रहे हो, क्लॉकवाइज, AEBFA, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। देखो जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही हम घूम रहे हैं। तो क्लॉकवाइज प्रोसीजर में क्या होगा, जो नेट वर्क डन होगा ना बच्चों, वो पॉजिटिव होगा, है ना। इफ हम बोलेंगे, इफ साइक्लिक प्रोसेस, if cyclic process is traced in clockwise direction, work done is positive। क्या रीजन है वर्क डन पॉजिटिव होने का, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, AEB वाला जो रास्ता है ना, वो आपका एक्सपेंशन कर्व, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, expansion curve lies above the compression curve। एक्सपेंशन कर्व जो है दोस्तों, वो कॉम्प्रेशन कर्व के ऊपर रहेगा। मतलब ये वाला जो है AEB जो है, यहाँ पे हम बोलेंगे AEB जो है इज अ एक्सपेंशन कर्व, साइक्लिक प्रोसेस है। और BFA जो है वो आपका कंप्रेशन वाला कर्व होगा, कंप्रेस हो रही है गैस। ये आपको ध्यान में आना ही चाहिए दोस्तों, बहुत ही डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुक में नहीं है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रोसीजर इतने डिटेल में बुक्स में बस लिख दिया गया है, तो आप ध्यान दीजिए कि जब साइक्लिक प्रोसेस है वर्क डन पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन वाला जो कर्व है वो ऊपर है ना, और जो कंप्रेशन वाला है वो नीचे है दोस्तों। बट अगर आप ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, अब हम बोलेंगे दूसरी केस कि अगर ये कर्व मैं ऐसे दिखाऊं, बात समझिएगा। अब मैं पहले कंप्रेस कर लेता हूं, मतलब B से हम A पे चले गए। इस केस में इनिशियल स्टेज थी B, A पे चले गए। अब A से जो है हम दोबारा B पे आ गए। अब सोचिए क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो है आपका, इफ लिख देता हूं, इफ साइक्लिक प्रोसेस इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन जो है वो बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम बोलेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन कर्व कौन सा है, AFB है ना। तो एक्सपेंशन कर्व देखो ना, वॉल्यूम V1, ये P1 V1, ये P2 V2, तो आपका वॉल्यूम V2 इज लार्जर देन द वॉल्यूम V1, है ना। तो जब एक्सपेंशन कर्व कौन होगा, AFB ऐसा लिख देता हूं, एक्सपेंशन कर्व लाइज बिलो, नीचे आता है, बिलो द कंप्रेशन कर्व। तो देखिए कंप्रेशन कर्व मतलब आपका BEA, है ना। अब देखिए, क्योंकि एक्सपेंशन का जो है वो वर्क डन पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन का नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वाला ज्यादा हो गया है कि नहीं। देखो एक्सपेंशन वाला कम है ना, मैं एक अगर रफ में समझो, एक्सपेंशन वाला सिर्फ इतना है ना, ये वाला, ये इतना वाला एरिया, और आपका कंप्रेशन वाला बच्चों इतना है ना। और कंप्रेशन वाला बच्चों नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वाला ज्यादा है, इसलिए जो टोटल वर्क डन है वो नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। ये वाली डायग्राम मत निकालिएगा, ये निकाले तो चले जाएगा, है ना। इसीलिए हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस इज ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव है, इसको आप बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दीजिए। कब? एंटी क्लॉकवाइज वर्ड के साथ। और वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है क्लॉकवाइज वर्ड के साथ। आप इसको वर्क डन पॉजिटिव है ऐसा हाईलाइट कर लीजिए, कोई मार्कर, हाईलाइटर, ये 2 वर्ड्स और ये 2 वर्ड्स, है ना। ये आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब हम साइक्लिक प्रोसेस पे, ये डायग्राम जरूरी नहीं है, अब यहाँ पे हम जो है साइक्लिक प्रोसेस पे क्या करेंगे दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे एक और एनालिसिस, और वो है कि बेटा साइक्लिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो कैसा लगाए। हम बोलेंगे हेडिंग के साथ
applying application of first law of thermodynamics, बट थर्मो लिख देता हूँ, ऑन साइक्लिक प्रोसेस। कैसे लगा है भाई? एक बात समझिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से कि बेटा हमारा फर्स्ट लॉ क्या है, गिवन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन तो है, वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो अलग बात है, साइक्लिक एंड नॉन है ना, क्लॉकवाइज है नॉन एंटी क्लॉकवाइज है वगैरह वगैरह। बट क्योंकि ये डेल्टा यू, देखो सिस्टम जहां से निकली वहीं वापस जा रही है ना, तो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। मतलब P1 V1 अगर सेम रह गया, P1 V1 T1, तो ऑटोमेटिकली जो इंटरनल एनर्जी वो वही रहेगी, है ना। हम ऐसा लिखते हैं, सिंस डेल्टा यू इज स्टेट वेरिएबल, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, इंटरनल एनर्जी does not changes in cyclic process, changes in cyclic process में बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। एंड देयरफॉर जब हम डेल्टा यू इक्वल टू 0 लिखते हैं तो गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज ओनली यूटिलाइज्ड इन वर्क डन। देखिए, तो जो भी हम हीट देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस में यूज हो सकती है बच्चों? वर्क डन में हो सकती है। ये हमको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, इसलिए पूरी की पूरी जो हीट एब्जॉर्ब करता है गैस, वो पूरे का पूरा किस में कन्वर्ट कर देता है? वर्क में करता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नोट जो है रेड में लिख रहा हूँ, एंटायर एनर्जी या हीट, एंटायर एनर्जी एंटायर हीट एब्जॉर्ब्ड, या आप नेक्स्ट नीचे वाले लाइन में लिखोगे, मैं जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ, एंटायर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस इज यूटिलाइज्ड इन वर्क अगेंस्ट सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग के ऊपर जो है वो गैस जो है पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, है ना। तो पूरा का पूरा जितनी भी एनर्जी उस गैस ने ली थी साइक्लिक प्रोसेस में, वो पूरी की पूरी उसने किस में कन्वर्ट कर दी? उसने किस में यूज कर ली? वर्क डन में कन्वर्ट कर ली। मतलब ही एक्सपांशन में करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो 100% एनर्जी वो एक्सपांड कर लेता है साइक्लिक प्रोसेस में, है ना, और गैस को एक्सपांड कर लेता है वहां पे, और फिर से वो रिटर्न भी आ जाता है अपने ही जगह पे। तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं होती, पर पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो वर्क में यूटिलाइज होती है। ये हुई आपके बच्चों साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब मैं 5 मिनट के अंदर जो है आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताने वाला हूँ आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, है ना। अभी हो गया साइक्लिक प्रोसेस का जो टॉपिक है वो हो चुका है। मैं बस अभी आपको एक नया हेडिंग दे रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या हेडिंग है बच्चों? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पहले वाले लॉ की क्या क्या लिमिटेशंस थी। यार बहुत ही इजी टॉपिक है, और इन लिमिटेशंस से ही हम एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जरूरत जो है हमें पता चलेगी कि व्हाट वाज द नीड, कि हमें क्या जरूरत है कि हम सेकंड लॉ पढ़े, है ना। तो दोस्तों पहले तो ये पहला जो है इसका लिमिटेशन जो है वो ये नहीं बताता, फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता कि जो चेंज जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। हम बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट, फर्स्ट लॉ डज नॉट indicates the direction of change, occurring। मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? आप थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ऐसा समझे दोस्तों कि हीट हर बार, हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हीट हर बार जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो होती है। हाँ बिल्कुल, और ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी शो कर सकते हैं कि भाई हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में फ्लो हो गई, है ना। हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी की तरफ फ्लो हो गई, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये शो कर सकते हैं फ्रेंड्स।
पर क्या ये पॉसिबल है कि हीट लोअर बॉडी के टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क कराना पड़ेगा, वो बात की बात है। हम अभी सेकंड लॉ में जब पढ़ेंगे हीट इंजन वगैरह, उसमें देखेंगे हम वो रेफ्रिजरेशन में। बॉडी जो है नेचुरली, देखो एक एग्जांपल, ये डायग्राम आप निकालना मत, मैं रफ कर रहा हूँ। ये जो बॉडी है ये हायर टेम्परेचर पे, रेड में दिखा रहा हूँ, एकदम लाल, ज्यादा, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, टी हाई पे। ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आई जो कि एकदम ठंडी है, ब्लू वाली, हम टी लोअर बोलेंगे। तो हीट का जो फ्लो है वो दोस्तों नेचुरली हायर से लोअर की तरफ जाएगा ना। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर कभी लोअर से हायर की तरफ हीट जाती तो भी फर्स्ट लॉ ये नहीं बता पाता कि ऐसा नहीं हो सकता। मतलब किस तरफ चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑकरिंग, वो बता नहीं सकता। अगर वो हम बोलेंगे कि भाई लोअर से हायर में हीट गई, ऐसा बोल दिया, तो फर्स्ट लॉ ये नहीं बता सकता कि ये कॉन्सेप्ट गलत है करके। वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि लोअर से हायर में हीट नहीं जाती, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है हमारा फर्स्ट लॉ, है ना। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ही समझ के चलो कि मैंने गाड़ी जो बहुत स्पीड से चला रहा था, हमने ब्रेक दबाया तो दोस्तों क्या हुआ कि ब्रेक की वजह से वहां पे एक फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो गई, है ना, गाड़ी रुक गई। अब वो ही हीट जनरेट करके, वो जो जनरेटेड हीट थी उसी को यूटिलाइज करके क्या गाड़ी फिर से चलने लगेगी क्या? रिवर्स तो नहीं हो सकता। तो ये फर्स्ट लॉ नहीं बता सकता कि ऐसे नहीं हो सकता करके, ये पॉसिबल नहीं है, ये बताने की कैपेसिटी फर्स्ट लॉ में नहीं है। जैसे कि एक गोली हमने या बुलेट जो है वो एक आधे ब्लॉक में हमने मार दी, तो बुलेट जो है उसमें पेनिट्रेट करते हुए जाएगी और हीट जनरेट करेगी। अब यही हीट को वो दोबारा यूज करके क्या बुलेट रिवर्स जा सकती है क्या? वो साउथ के मूवीज में जा सकती है ना। वो तो कुछ भी हो सकता है साउथ में, फिजिक्स के या कोई साइंस के लॉ लगते ही नहीं है साउथ इंडस्ट्री में। तो बच्चों, बट एक्चुअल में ऐसा हो सकता है कि भाई बुलेट ये ब्लॉक के अंदर चली गई और जब हीट जनरेट हो रही थी उसी हीट को यूटिलाइज करके ये बुलेट उल्टी वापस निकल गई? ऐसा नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं हो सकता ये बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं करता। तो फर्स्ट लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑकरिंग। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, यह है लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन है बच्चों, दिस लॉ डज नॉट गिव द एक्सटेंट ऑफ चेंज, है ना। फर्स्ट लॉ गिव्स नो आइडिया about extent of change, मतलब के क्या मैं ये वहां पर बता रहा हूं, बात समझिए दोस्तों। हम ना वर्क को हीट में कंप्लीटली, जितना भी वर्क डन होता है उसको हम हीट में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं। 100% जितना वर्क किया वो पूरा का पूरा हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि हमने हीट जो है वो 100% पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर ली। जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करने जाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाती है, वो लूज हो जाती है। समथिंग लाइक कि हम जब एक हीट इंजन बनाते हैं, या जो पहले जो रेलवेज के इंजन थे उसमें हम कोयला भरते थे, शोले में आपने देखा होगा ना, उसमें हम कोयला भरते थे और कोयले से जो धुआं निकलता है, हीट निकलती है, उससे वो इंजन चलने लगता है। तो क्या 100% हीट पूरी की पूरी वर्क में, मतलब ही मोशन में कन्वर्ट हुई? नहीं हुई। कुछ हीट जो है वो सराउंडिंग में लॉस हो जाती है ना, सराउंडिंग उसको खींच लेता है कुछ हीट एनर्जी को। ये वाला जो पार्ट है ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता, है ना। क्या कि भाई वर्क तो 100% तरीके से हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हीट को हम पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, दैट वर्क कैन बी converted into heat completely. Work can be converted completely चाहिए यहाँ पे, completely बीच में डाल दो आप, completely into the heat, but heat cannot be converted completely into work.
दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फर्स्ट लॉ, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तभी हमें अब सेकंड लॉ की जरूरत लगने लगती है। तो ये हो गए बच्चों आपके क्या कह सकते हैं हम, फर्स्ट लॉ के लिमिटेशंस। एक कि वो किस तरफ हीट का फ्लो है ये नहीं बता सकता, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बता सकता, और दूसरा वो जो है कुछ जो हीट के कन्वर्जन में जो डिफिकल्टीज आती है कि भाई हम हीट को कम्प्लीटली वर्क में नहीं डाल सकते, वर्क को कम्प्लीटली हीट में डाल सकते हैं, ये वाली चीजें भी फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता। एक्चुअली ये जो सेकंड पॉइंट है ना दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट ही सेकंड लॉ बनता है थर्मोडायनामिक्स का, जो हम कल पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है दोस्तों वो हम कल देखेंगे। आज के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।